today we will look into the introduction of GST through our notes. Okay, लास्ट क्लास में हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझा था और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा जीएसटी का कि कैसे हमारा जीएसटी हर एक स्टेज पे पास ऑन होता है और कैसे हमें हर एक स्टेज पे आईटीसी का सेट ऑफ मिल जाता है. जो भी जीएसटी हम परचेजेस पे पे करते हैं उसका हमें सेट ऑफ मिल जाता है जिसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट भी बोलते हैं. अब इस थ्योरी सेशन में हम काफ़ी सारी चीज़ें समझेंगे. जैसे मैंने आपको बताया था कि जीएसटी को सारे टैक्सेस को जीएसटी में क्यों सबस्यूम कर दिया गया, क्या क्या वैट में चैलेंजेस थे, ये सारी चीज़ें आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे. सो प्लीज़ पे प्रॉपर अटेंशन. स्टार्ट करते हैं अपना सेशन एंड इफ़ यूल सी आपको ये नोट्स साथ में मॉड्यूल के लगा मिल जाएगा. तो मैंने नोट्स अपना ओपन किया हुआ है, तो चलते हैं स्क्रीन पे और इसको समझते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन सेशन. चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें कवर्ड है. ओके, तो हमारा आज जो टॉपिक्स इसमें कवर्ड होगा दैट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. दोनों के बीच में हम डिफरेंस समझेंगे. ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, सो इट्स नॉट एनीथिंग मेजर. फीचर्स जो होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के, बिकॉज जीएसटी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के क्या क्या फीचर्स होते हैं वो हम समझेंगे. जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया, फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी एज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. ओके, चलिए ये बैकग्राउंड ये सब तो कुछ नहीं है. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. सी, टैक्सेस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. अब मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो डायरेक्टली इम्पोज किया जाता है कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी पर्सन पे जो कि इंडिया का सिटीजन है. ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्सेस इज इम्पोज डायरेक्टली ऑन द टैक्स पेयर और वो डायरेक्टली पे होता है गवर्नमेंट को. जैसे मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स के केस में आप डायरेक्टली जाके अपने आईटीआर के थ्रू गवर्नमेंट को सारा टैक्सेस देते हो पूरे साल के इनकम पे. जो भी आपने इनकम जिस भी हेड्स के अंदर अर्न की है वो आप जाके डिस्क्लोज करते हो अपने आईटीआर फाइलिंग के थ्रू और उस पर जो भी आपका टैक्स बन के आता है स्लैब रेट के अकॉर्डिंग उस पर आप जाके गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स पे करते हो थ्रू योर इनकम टैक्स रिटर्न. ओके, सो डायरेक्ट टैक्सेस में वही लिखा हुआ है. डायरेक्ट टैक्स इज अ काइंड ऑफ चार्ज विच इज imposed directly on the taxpayer and paid directly to the government by the persons, jurisdicts or natural on whom it is imposed. ठीक है, तो जिस पे भी impose होता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को ये टैक्सेस पे करता है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स. और डायरेक्ट टैक्स इज वन दैट कैन नॉट बी शिफ्टेड बाय द टैक्स पेयर टू समवन एल्स. तो इसमें शिफ्टिंग नहीं होती है टैक्स बर्डन की. जिस पे लेवाई होता है वही जाके गवर्नमेंट को पे करता है. नाउ सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स imposed in India is income tax. ठीक है, तो income tax is the most common form of direct tax. What is indirect taxes? If a taxpayer is just a conduit at every stage, the tax incidence is passed on till it finally reaches the consumer who really bears the brunt of it, such as is indirect tax. ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के दौरान बताई हुई है. सो conduit मतलब क्या होता है? conduit मतलब इंटरमीडियरी. ठीक है, तो अगर टैक्स पेयर बस एक इंटरमीडियरी है और हर एक स्टेज पर टैक्स इंसिडेंस पास किया जाता है वो इंटरमीडियरी के थ्रू अनलेस एंड अनटिल इट रीचेस द फाइनल कंज्यूमर जिसको हम कस्टमर बोलते हैं, और वो फाइनल कस्टमर जो होता है वो पूरा टैक्स का बर्डन बियर करता है. ठीक है, तो इट till it reaches the consumer who really bears the brunt of it. उस टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं जहाँ पे डायरेक्टली नहीं रिकवर करके एक इंटरमीडियरी के थ्रू रिकवर किया जाता है और उस इंटरमीडियरी जो कि बीच में एक कॉन्डुइट का काम करता है. ठीक है, and indirect tax is one that can be shifted by the taxpayer to someone else. So indirect tax में tax का shifting होता है. Its incidence is borne by the consumers who ultimately consume the product or the service, while the immediate liability to pay the tax may fall on another person such as manufacturer, provider of service or seller of goods. ठीक है, तो ये सारा मैंने आपको बताया हुआ है. So will not again discuss this. वही सारी बातें हो जाएंगी, मतलब वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं. ठीक है, also called consumption taxes, they are regressive in nature. ठीक है, ये चीज़ समझते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स को हम कंजम्पशन टैक्स बोलते हैं. मैंने बताया था कि जो कंज्यूमर होता है, कस्टमर होता है, वो फाइनली उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है या यूज़ कर रहा है. दैट इज़ वाई इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑल्सो कॉल्ड द कंजम्पशन टैक्स. ठीक है, अब ये तो आप समझ गए कि कंजम्पशन टैक्सेस होता है. अब ये समझो कि इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव इन नेचर होता है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिग्रेसिव? देखिए, दो तरह के टैक्सेस इंडिया में इम्पोज्ड हैं. एक होता है प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ टैक्स. ठीक है, प्रोग्रेसिव जो हमारा इनकम टैक्स होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है मेरा वो होता है रिग्रेसिव जो हमारा जीएसटी है. ठीक है, अब प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव का क्या मतलब हुआ? रिग्रेसिव मतलब पहले आप प्रोग्रेसिव मतलब समझो. मान लो कि जैसे इनकम टैक्सेस में क्या होता है, आपका 2.5 लाख से
2.5 लाख तक इनकम एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है, 2.5 लाख तक इनकम एग्जेम्प्ट होता है। 2.5 लाख से आपका 5 लाख तक का रेट होता है, ठीक है। फिर आपका 5 लाख से 7.5 लाख तक का रेट होता है, या फिर 10 लाख तक का। अब तो न्यू और ओल्ड स्कीम्स आ गए हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से मान लो कि मैं ओल्ड स्कीम से आपको बता रही हूँ, न्यू स्कीम में भी आप टैक्स रेट देख लेना, जो है 2.5 लाख से 5 लाख तक 2.5 के रेशियो में वो आपका टैक्स इंक्रीज होता है। तो मैं आपको अभी इतना बता रही हूँ कि 2.5 लाख पे आपका नील था, ठीक है। ओल्ड टैक्स रेजिम वो भी अभी चल ही रहा है हमारा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। सेम विल अप्लाई इन द न्यू टैक्स स्लैब्स ऑल्सो, ओके। 2.5 लाख तक नील था, 2.5 लाख से 5 लाख तक हमारा 5% के हिसाब से टैक्स रेट लगता है, ठीक है। और 5 लाख से 10 लाख तक, ठीक है, हमारा 10 लाख तक हमारा 10% पे टैक्स रेट लगता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, इफ़ यू विल सी ओवर हियर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका 2.5 लाख तक नील है, 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% का टैक्स है, ठीक है। और उसके बाद 5 लाख से 10 लाख के बीच में 10% का टैक्स है, ठीक है। तो आप अगर देखोगे इनकम टैक्सेस में क्या होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज करती जाती है वैसे वैसे आपका टैक्स रेट भी इंक्रीज करते जाता है, ठीक है। 2.5 लाख तक मेरा नील था, 2.5 लाख से 5 लाख तक मतलब द नेक्स्ट 2.5 लाख पे मेरा 5% का टैक्स रेट है, और 5 लाख से 10 लाख मतलब नेक्स्ट 5 लाख में मेरा 10% का टैक्स रेट है, ठीक है। तो जैसे जैसे मेरा इनकम इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे मेरा टैक्स रेट भी इंक्रीज कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ टैक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ टैक्स, जहाँ पे इनकम के अकॉर्डिंग मेरा टैक्स रेट भी इंक्रीज करते चला जाता है। ना व्हाट डू यू मीन बाय रिग्रेसिव नेचर ऑफ टैक्स? इसको एक चीज समझो कि मान लो आप कोई शॉप पे गए कोई भी पेन खरीदने के लिए, ठीक है, कोई पेन खरीदने के लिए गए, उस पेन वो पेन का MRP है 10 रुपीज़, ठीक है। उस पेन का MRP है 10 रुपीज़। इस 10 रुपीज़ में आपका GST इंक्लूडेड है, ठीक है। इस 10 रुपीज़ में क्या है, आपका GST का अमाउंट इंक्लूडेड है। अब एक चीज़ बताओ, आप शॉप पे जाओगे तो आप तो 10 रुपीज़ दोगे उस पेन का, ठीक है। अब मान लो कोई भिखारी उस चीज़ को लेने गया, उस पेन को लेने गया, तो वो भी जाके 10 रुपया ही देगा, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट उसको लेने गया तो वो भी जाके 10 रुपया देगा, ठीक है। तो चाहे आप वर्किंग हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे आप एक भिखारी हो, आप सबको ही जाके उस पेन का 10 रुपीज़ दोगे, और उस पेन में GST ऑलरेडी इंक्लूडेड है, मतलब कि सबसे उस पर इक्वल अमाउंट ऑफ GST कलेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं रिग्रेसिव नेचर ऑफ टैक्स। इससे मतलब नहीं होता है कि सामने वाले की इनकम क्या है, सब पे एक ही रेट का टैक्स लग रहा है, ठीक है। चाहे वो भिखारी हो, चाहे आपका कोई कंपनी हो, चाहे आपका इंडिविजुअल हो, चाहे एक स्टूडेंट हो, चाहे एक प्रोफेशनल हो, ठीक है। तो GST या इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो रिग्रेसिव नेचर का होता है, बट जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना वो हमारा प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। मतलब कि डायरेक्ट टैक्स में जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ेगा, बट इनडायरेक्ट टैक्सेस में हर एक के ऊपर इक्वल अमाउंट ऑफ GST चार्ज होता है। किसी को भी ये नहीं होता है कि कोई ज़्यादा अर्न कर रहा है तो उस पर ज़्यादा टैक्स रेट लग रहा है, और कोई कम अर्न कर रहा है तो उस पर कम टैक्स रेट लग रहा है, ठीक है। That is why it is written also called consumption taxes. They are regressive in nature. That means indirect taxes हमारा regressive in nature होता है, because they are not based on the principle of ability to pay. इस पर नहीं डिपेंड करता है कि आप एबल हो उसको पे करने के या एबल नहीं हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया अगर भिखारी है तो उस पर भी आपका सेम रेट पे अमाउंट चार्ज होगा, ठीक है, GST चार्ज होगा। ओके, आई होप इट इज क्लियर अंटिल हियर, ठीक है। ऑल द कंज्यूमर्स इंक्लूडिंग द इकोनॉमिकली चैलेंज बियर द ब्रंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वली। सबको इक्वल बर्डन्स बियर करना पड़ता है इनडायरेक्ट टैक्सेस का, ठीक है। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लेविड ऑन कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, प्रिविलेज और राइट, बट नॉट ऑन इनकम और प्रॉपर्टी, ठीक है। कोई भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे इनडायरेक्ट टैक्सेस लेवाई होता है, बट कोई इनकम या प्रॉपर्टी पे लेवाई नहीं होता है। अर्लियर अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस वर लेविड इन इंडिया, नेमली एक्साइज ड्यूटी, customs duty, service tax, CST, value added tax, entry tax, purchase tax, entertainment tax, tax on lottery, betting and gambling, luxury tax, tax on advertisements, etc. पहले की हम बात करेंगे ना, 1/7/2017 से GST इंडिया में आया था। उसके पहले क्या होता था, बहुत ही मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, ठीक है। अब ये सारे टैक्सेस को सबस्यूम करके ना GST एक लेके आया गया, वन नेशन वन टैक्स बोल के, ठीक है। तो ये जब तक GST नहीं आया था तब तक इतने
इतने सारे मल्टीपल तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस लेवी किए जाते थे एक इंडिविजुअल एक टैक्स पेयर पे, ठीक है। हाउएवर इनडायरेक्ट टैक्सेशन इन इंडिया विटनेस्ड अ पैराडिम शिफ्ट ऑन 1 जुलाई 2017 जब से जीएसटी आया with the assurance into a unified indirect tax regime where a large number of central and state indirect taxes were amalgamated into a single tax, goods and service tax. The introduction of GST has been a very significant step in the field of indirect tax reforms in India. Custom duty continues in post GST regime. देखिए बहुत सारे indirect taxes को subsume करके GST के अंदर उसको merge कर दिया गया और ये सारी indirect taxes को ख़त्म कर दिया गया, बट अभी भी वैट और एक्साइज ड्यूटी आपका कुछ कुछ चीज़ों पे लगता है, जैसे अल्कोहल ये सब पे जीएसटी नहीं लगता है, उस पर वैट वगैरह लगता है, ठीक है। उसके अलावा आपका कस्टम ड्यूटी अभी भी कंटिन्यू होता है, कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो रहा है तो उस पर आपका कस्टम्स ड्यूटी लगता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस अब रह गए, बट जो लग्जरी टैक्स था, एंटरटेनमेंट टैक्स था, एंट्री टैक्स था, बहुत सारे सीएसटी था, सेंट्रल एंड एक्साइज टैक्स, ये सारे को हटा दिया गया, ठीक है। उसके बाद मतलब सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स, ठीक है, उसको सबको हटा दिया गया। इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड ओवर एग्रीज दैट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड देयरफॉर अ रैशनल टैक्स स्ट्रक्चर शुड इनकॉर्पोरेट इटसेल्फ इन बोथ द टैक्स टाइप्स। चलिए ये कुछ नहीं है। अब यहाँ पे सेम चीज़ लिखा हुआ है जो ऊपर था, ये बस इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। अब हम ये समझते हैं कि हमारा फीचर्स क्या क्या होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के। सबसे पहला है एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर अ मेजर सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यूज फॉर गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड एंड कंटिन्यू टू ग्रो एज मोर कंट्रीज मूव टू कंजम्पशन ओरिएंटेड टैक्स रिजीम्स, ठीक है। इन इंडिया इनडायरेक्ट टैक्सेस कंट्रीब्यूट मोर देन 50% ऑफ द टोटल टैक्स रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। देखिए इंडिया में जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू का मेन बेस क्या है, टैक्सेस है, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, ठीक है। गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता कहाँ से है, वो टैक्सेस रिकवर करके आता है। अब टैक्सेस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं, लेकिन जो 50% आपका मोर देन 50% जो रेवेन्यू आता है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे कंट्रीब्यूट मोर देन 50% ऑफ टोटल टैक्स रेवेन्यू ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट अर्न करता है इनडायरेक्ट टैक्सेस के कलेक्शन से, मतलब जीएसटी के कलेक्शन। तो अब तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है कलेक्शन जीएसटी का, हर साल 2.5 टाइम से इंक्रीज करते जा रहा है, बिकॉज अ लॉट ऑफ बिजनेस आर गेटिंग रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एवरी सिंगल डे, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस फॉर्म अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ये रेवेन्यू कलेक्ट करके करती क्या है, इससे पब्लिक वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे रोड कंस्ट्रक्ट करना हो गया आपका, मतलब कोई भी कॉलेजेस वगैरह कंस्ट्रक्शन, या फिर बच्चों के लिए स्कूल बनाना, या फिर आपका हॉस्पिटल वगैरह का कंस्ट्रक्शन। तो ये सारे टैक्स कलेक्ट करके वो पब्लिक वेलफेयर में उसको यूज़ करती है, ठीक है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट आर द टैक्सेस एंड मोर देन 50% ऑफ द टैक्सेस जो फॉर्म करता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू, दैट इज द इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। टैक्स ऑन कोमोडिटीज एंड सर्विसेज। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस किस पे लेवाई होता है, कोमोडिटीज पे लेवाई होता है एट द टाइम ऑफ सप्लाई और मैन्युफैक्चर और परचेज और सेल और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट देयर ऑफ। देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज कोमोडिटी टैक्सेशन। मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेशन को हम कोमोडिटी टैक्सेशन भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो लेवाइड ऑन द सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। अब शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, सेम चीज़ है जो मैंने आपको बताया था कि बर्डन शिफ्ट होते रहता है। देयर इज अ क्लियर शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी पेड बाई सप्लायर ऑफ गुड्स इज रिकवर्ड फ्रॉम द बायर। मतलब जो जीएसटी सप्लायर पे करता है गवर्नमेंट को रिटर्न फाइलिंग के टाइम, वो क्या करता है, वो तो बायर से रिकवर करता है, ठीक है। बायर को इनवॉइस जब वो इशू करता है टैक्स इनवॉइस, तो उस पर जीएसटी लगा के रिकवर करता है और फिर बायर्स के बिहाफ में वो जाके गवर्नमेंट को पे कर देता है जब वो अपना रिटर्न फाइल करता है मंथ का, ठीक है। is recovered from the buyer by including the tax in the cost of commodity, ठीक है। तो commodity के cost में include करके recover किया जाता है buyer से। तो indirect taxes में burden मतलब tax का burden shift किया जाता है onto the final consumer, okay। No perception of direct pin. Since the value of indirect taxes is generally inbuilt in price of commodity, most of the time the tax or consumer pays the same without actually knowing that he is paying tax to the government. Thus taxpayer does not perceive a direct pinch while paying indirect taxes. अब देखिए जो buyer होता है ना, उसको बर्डन फील नहीं होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस का, क्योंकि जनरली इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो जीएसटी का अमाउंट होता है ना, हम जीएसटी की बात करें तो हम जीएसटी को ही मान रहे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स, ऐसे सब केस में यही होता है, कस्टम ड्यूटी हो गया या कुछ भी। तो उसमें क्या होता है कि वो इंक्लूड रहता है इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब मैंने आपको बताया कि मैं 10 रुपये का पेन लेने जा रही हूँ, उस पर होगा 18% के हिसाब से जीएसटी, 5% के हिसाब से जीएसटी, जो भी जीएसटी रेट उस पर एप्लीकेबल है वो मेरे से रिकवर किया जा रहा है। उसके 10 रुपये के प्राइस में वो
तो इंक्लूडेड है, बट मेरे को तो पता नहीं है, मैं तो मज़े से पेन लेके आ गई कि भाई 10 रुपये का मेरे को पेन मिल गया, ठीक है। अब उसके अंदर ऑलरेडी वो अमाउंट इंक्लूडेड है जो कि मेरा सप्लायर है वो जाके गवर्नमेंट को पे कर देगा मेरे बिहाफ में, पर मेरे को उसका बर्डन फील नहीं हो रहा है। मैं तो बस प्राइस देख रही हूँ कि पेन का प्राइस है ये, और मैं जाके उसको जमा मतलब पेन के प्राइस के नाम पे दे के आ जा रही हूँ। अब उसमें इंक्लूडेड है नहीं इंक्लूडेड है मेरे को उससे क्या मतलब, मेरे को वो डायरेक्ट बर्डन उसका फील नहीं होता है, क्योंकि वो कमोडिटी के प्राइस में ही इंक्लूडेड रहता है, वो मेरे से अलग से बिल पे नहीं चार्ज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये अब तो क्या हो गया है, मतलब बहुत सारे एमआरपी पे, जैसे क्लोथिंग वगैरह के एमआरपी पे जनरली इंक्लूडेड नहीं होता है, वो आपसे अलग से रिकवर किया जाता है, बट मोस्ट ऑफ द कोमोडिटीज़ पे आपका जीएसटी इंक्लूडेड रहता है एमआरपी में। इस वजह से जो बायर है उसको डायरेक्ट पिंच फील नहीं होता है, ठीक है। Now, inflationary tax imposed on commodities and services causes an all-around price spiral. In other words, indirect taxation directly affects the price of the commodities and services and leads to inflationary trend. अब क्योंकि commodities और services में ये included रहता है, तो क्या होता है कि अगर आपका कोई भी टैक्स रेट इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है, मान लो गवर्नमेंट तो टाइम टू टाइम चेंज करते रहती है हर कोमोडिटी का, जो भी जीएसटी का लाइबिलिटी है उसका टैक्स रेट, जीएसटी का रेट्स कभी कभी चेंज होते रहता है कोई भी पर्टिकुलर कोमोडिटी पे। तो जैसे ही वो कोमोडिटी पे आपका टैक्स रेट चेंज हुआ, तो वो क्या हो जाएगा कि कोमोडिटी की, क्योंकि प्राइस के ही अंदर वो इंक्लूडेड है, तो वो प्राइस आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके क्या कारण क्या होता है कि एक इन्फ्लेशन जनरेट होता है जब भी गवर्नमेंट टैक्स रेट्स को रिवाइज करती है, जब भी हायर टैक्स रेट लेके आ जाती है कोई भी कोमोडिटी पे, तो उस पर क्या होता है, क्योंकि वो इंक्लूड है प्राइस में ही, तो आपको लगेगा कि प्राइस का मतलब उस कोमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो गया, बट एक्चुअली में उस पर लगा हुआ अंदर जो इंक्लूडेड जीएसटी है उसके कारण उसका प्राइस इंक्रीज होता है, ठीक है, जब भी गवर्नमेंट उसको रिवाइज कर देती है। तो इसके कारण क्या होता है, पूरे इंडिया भर में इन्फ्लेशन कॉज होता है व्हेन द टैक्स रेट जीएसटी रेट्स गेट्स रिवाइज, ठीक है। Wider tax base. Unlike direct taxes, indirect taxes have wider tax base. Majority of products or services are subject to direct taxes with low thresholds. मतलब कि डायरेक्ट टैक्सेस से ज़्यादा आपका लाइबिलिटी है इनडायरेक्ट टैक्सेस का, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस आजकल मेजॉरिटी ऑफ चीज़ों पे लगता है, चाहे आपका कोई भी मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ सप्लाई। तो जब भी आपका सप्लाई माना जाएगा उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लग जाएगा, डायरेक्ट टैक्स आपका बस इनकम पे लगता है। तो दैट इज वाई इनडायरेक्ट टैक्स का बहुत ज़्यादा वाइडर टैक्स बेस है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट टैक्सेस, ओके। Promote social welfare. Higher taxes are imposed on consumption of harmful products, also known as sin goods, such as alcoholic products, tobacco products. This is not only checks their consumption but also enables the state to collect substantial revenue. अब जो हमारे harmful products होते हैं ना, गवर्नमेंट क्या करती है उस पर ज़्यादा रेट से जीएसटी लगाती है, ठीक है। तो अभी तो अल्कोहल पे मैंने आपको बताया था, अल्कोहल पे मेरा जीएसटी नहीं लगता है, बट कौन से अल्कोहल पे नहीं लगता है, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उस पर अभी भी वैट चार्ज होता है, उस पर आपका जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन जो अल्कोहल आपका इसमें यूज़ होता है ना, जैसे दवाई बनाने में भी आपका अल्कोहल यूज़ होता है, तो कुछ कुछ अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं, अल्कोहलिक स्पिरिट, ये सब जो आता है वो आप पे उस पर अभी भी आपका जीएसटी लेवाई होता है। तो कुछ जो सिन गुड्स है ना, जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स है, जिनको मतलब जिनका बहुत सारे तरह के केमिकल्स वगैरह होते हैं, जिसपे अभी भी आपका जीएसटी का हायर रेट लगता है, तो ये प्रोडक्ट्स पे जान के हायर रेट लगाती है गवर्नमेंट, ताकि एक तो उनका कंजम्पशन को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि वो हार्मफुल होते हैं, उससे कुछ हेल्थ इश्यूज अराइज होने के चांसेस होते हैं, तो उस पर एक तो ज़्यादा रेट से लगाती है, ताकि क्या होता है कि जब भी वो एक तो उसका कंजम्पशन कंट्रोल हो सके और उस पर गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी ज़्यादा उनको मिल सके, ठीक है। तो हार्मफुल प्रोडक्ट्स पे गवर्नमेंट को दो फायदे होते हैं, एक तो वो क्या करेगी, आपसे ज़्यादा टैक्स रेट लगा के रिकवर करेगी उस पर टैक्सेस, और फिर उसका कंजम्पशन भी वो कंट्रोल कर देती है, क्योंकि जो ज़्यादा टैक्स रेट लग जाता है उस पर तो हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इससे डुअल बेनिफिट होता है, डुअल मतलब कि सोशल वेलफेयर के ही लिए ये चीज़ लाया गया कि जो भी सिंफुल या हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं उस पर आपका क्या हो जाता है, उस पर आपका ज़्यादा रेट से टैक्स लगा दिया गया, ताकि उसका कंजम्पशन भी कंट्रोल हो सके, सब कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सके, और उससे गवर्नमेंट को ज़्यादा रेवेन्यू भी आ सके उन प्रोडक्ट्स के सप्लाई से, ठीक है। तो इसके कारण सोशल वेलफेयर इंक्रीज होता है। नाउ रिग्रेसिव इन नेचर, ये मैंने आपको बता ही दिया अभी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव इन नेचर। रिच एंड पुअर हैव टू पे द सेम रेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन सर्टेन कमोडिटीज ऑफ मास कंजम्पशन, ठीक है। चलिए अब नीचे आते हैं, जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया। अब इसमें
आपका पूरा दिया हुआ है कि कैसे कैसे जीएसटी को लाया गया, क्या क्या डिस्कशंस हुए, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर उस टाइम पे थे उन्होंने क्या डिस्कशन किया, राज्यसभा में लोकसभा में क्या क्या डिस्कशंस हुए, कैसे बिल को पास किया गया, क्या क्या दिक्कतें आई जीएसटी को पास करने में। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप ये सब चीज़ पढ़ सकते हो। इट्स नॉट दैट मतलब मैंडेटरी आपके लिए नहीं है, बट फॉर द इन्फॉर्मेशन पर्पस इफ़ यू आर क्यूरियस टू नो तो आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है कि 1 जुलाई 2017 से हमारा जीएसटी लॉन्च हुआ था, ठीक है। उसके पहले तक हमारा सीएसटी और वैट और हमारा एक्साइज ड्यूटी सर्विस टैक्स यही सब लगता था, ठीक है। उसके बाद से जीएसटी को लाया गया और जीएसटी काफ़ी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को उसने रिप्लेस कर दिया, ओके। चलिए अब नीचे आते हैं। तो यहाँ पे इफ़ यूल सी कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, ये आप सेम चीज़ है जो अभी तक मैंने आपको बताया एग्जाम्पल्स के थ्रू, मतलब जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और अभी तक हम समझे वही सब चीज़ यहाँ पे लिखा है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले बताया हुआ है, एक बार और देख लेते हैं जल्दी से। मैन्युफैक्चरर ने मान लो सेल किया 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट रिटेलर को, ठीक है, और 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट रिटेलर को सेल किया और रिटेलर ने आगे इसको बेच दिया, ठीक है, कस्टमर को। मान लो कि 150 रुपये का, ठीक है, इसने 150 रुपये का आगे कस्टमर को बेच दिया। तो रिटेलर ने वैल्यू एडिशन कितने का किया, 50 रुपीज़ का किया। जीएसटी क्या होता है, यही वैल्यू एडिशन पे चार्ज किया जाता है। तो 50 × 18% कम्स टू 9 रुपीज़, ठीक है। तो यही मेरा हो जाता है, यही मेरा क्या हो जाता है, यही मेरा वैल्यू एडिशन, मतलब वैल्यू एडेड टैक्स जीएसटी को माना जाता है, क्योंकि कोई भी वैल्यू एडिशन होता है तो उतने ही पे मेरा जीएसटी चार्ज होता है, ठीक है। ओके, आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल। उसके बाद जीएसटी ऑफर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट फ्रॉम प्रोड्यूसर्स पॉइंट, सर्विस प्रोवाइडर्स पॉइंट अप टू रिटेलर्स लेवल और कंज्यूमर्स लेवल, देयर बाई टैक्सिंग ओनली द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ सप्लाई चेन। मतलब कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट, जो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझाया था कि हर एक स्टेज पे आपको जो जीएसटी अपने परचेजेस पे पे किया है उसका आपको क्या मिल जाता है, सेट ऑफ मिल जाता है। तो इट फॉर्म्स अ कंटिन्यूस चेन ऑफ क्रेडिट्स, ठीक है। हर एक स्टेज पे मेरे को पिछले स्टेज का क्रेडिट मिल जाता है, ओके। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ बर्डन इज बॉर्न बाई फाइनल कंज्यूमर, दिस इज ऑल्सो क्लियर। जो हमारा फाइनल बर्डन होता है वो कंज्यूमर पे शिफ्ट कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझा दिया है। दैट इज़ वाई मैंने आपको पहले प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझाया था कि जब हम नोट्स पढ़ें तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ईजिली समझ में आ जाए, ओके। एंड नाउ नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। तो हमारा क्या होता है कि क्योंकि वैल्यू एडिशन पे चार्ज होता है जीएसटी, तो क्या होता है कैस्केडिंग, मतलब देयर इज नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। अब मैंने आपको बताया था कि जो हमने परचेजेस पे कर दिया है जीएसटी, उसका मेरे को सेट ऑफ मिल जाता है। अगर बाई चांस सेट ऑफ उसका मेरे को नहीं मिलता तो वहाँ पे मेरा डबल टैक्सेशन हो जाता। ऑब्वियसली होता कि नहीं डबल टैक्सेशन। अगर यहाँ पे अगर देखो तो 100 रुपये पे 18% का, 100 रुपये पे 18% के हिसाब से जीएसटी मैन्युफैक्चरर ने रिकवर किया 18 रुपया, ठीक है। रिटेलर ने आगे बेचा 150 पे, ठीक है। तो 150 पे 18% के हिसाब से मेरा जीएसटी बन के आता है 27 रुपया। अगर ये क्योंकि इस 150 में नाउ इस 150 में मेरा 100 रुपया का कंपोनेंट इंक्लूडेड है, ठीक है। इस 150 पे जब ये बेच रहा है तो इसमें तो इसने वैल्यू एडिशन बस 50 रुपये का किया। 100 रुपये का तो ऑलरेडी इसने मैन्युफैक्चर को 18 रुपये का जीएसटी दे दिया था और मैन्युफैक्चर ने उसको गवर्नमेंट को भी पे कर दिया, ठीक है। तो अगर अब ये 27 रुपये जो ये आगे बेच रहा है 150 का, उस पे से अगर ये डायरेक्ट वापस 27 रुपये दे दे तो इसमें तो 18 रुपये का जीएसटी भी वापस इंक्लूडेड है। तो अब क्या होता है जीएसटी के अंदर इसका मेरे को क्रेडिट क्योंकि मिल जाता है, तो अब वापस से मेरा 150 पे, मतलब 50 रुपये पे वापस से मेरा 9 रुपये का जीएसटी, मतलब एक्स्ट्रा जो जीएसटी मेरा बन के आ रहा है वो मेरा चार्ज नहीं होता है, उसका मेरे को सेट ऑफ मिल जाता है, ठीक है। तो यानी 150 पे जो मेरा जीएसटी आया और 100 रुपये पे जो जीएसटी आया था उसको मैं माइनस कर देती हूँ और रिमेनिंग अमाउंट मैं गवर्नमेंट को पे कर देती हूँ। तो देयर इज नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, मतलब मेरा एक अमाउंट पे 50 रुपये पे वापस से 2 बार टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। सो देयर इज नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस इन केस ऑफ जीएसटी, क्योंकि क्या होता है कि हमें हर एक स्टेज पे क्रेडिट उसका मिल जाता है पिछले स्टेज का, ओके। चलिए, आई होप दिस इज क्लियर। अब ये सेम एग्जाम्पल है जो मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया था ना, वही ये डिटेल में दिया हुआ है। तो अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, इट इज द सेम थिंग जो मैंने आपको बताया था, मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर एंड रिटेलर टू कंज्यूमर, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में समझा दिया है, ओके। नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया। नाउ पहले क्या होता था, बहुत सारे डिफिशियंसीज थे वैल्यू एडेड टैक्सेशन में, जिसके कारण जीएसटी को लाया गया, ओके।
सो डेफिशिएंसीज इन वैल्यू एडेड टैक्सेशन सिस्टम। पहले क्या होता था कि हमारा वैट और सीएसटी होता था और उसके कारण बहुत सारा डेफिशिएंसीज था वैट और सीएसटी में, जिसके कारण बहुत सारी दिक्कतें आती थी। इस वजह से वैट और सीएसटी को रिप्लेस करके जीएसटी लाया गया। अब इसको मैं आपको समझाती हूँ कि क्या दिक्कत आती थी, ठीक है। लेट मी जस्ट शेयर माई वाइट बोर्ड। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, और फिर मेरा होता है डिस्ट्रीब्यूटर और फिर होता है मेरा रिटेलर, ठीक है। हमें इतने की ज़रूरत है एग्जाम्पल समझने के लिए, तो इतने से हम समझते हैं, ओके। डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटर ने 100 रुपये का माल ट्रांसफ़र किया, मतलब मैन्युफैक्चर ने 100 रुपये का माल ट्रांसफ़र किया डिस्ट्रीब्यूटर को, और उस पर जीएसटी रेट था 18% का। तो उसने जीएसटी कलेक्ट किया डिस्ट्रीब्यूटर से 18 रुपये का, और टोटल अमाउंट आ गया मेरा 118 रुपये, ठीक है। ये 18 रुपये का जो जीएसटी इसने कलेक्ट किया, ये जाके ये गवर्नमेंट को पे कर देगा, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटर आगे रिटेलर को सेल करेगा, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने मान लो 150 पे रिटेलर को सेल किया, इसने 27 रुपये लगाए, ठीक है। जीएसटी रेट सेम है 18% पे, ठीक है। 27 रुपये मेरा बन के आया और ये टोटल हो गया 177 रुपीज़, ठीक है। अब आपको पता है वैट में भी यही चीज़ होता था, वैट में भी क्या होता था, यही चीज़ होता था। लेकिन जब तक वो इंट्रा स्टेट सेल होता था ना, मतलब जिस स्टेट में मैन्युफैक्चर है, अगर डिस्ट्रीब्यूटर भी सेम स्टेट में है, अगर मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को सेल कर रहा है, अगर ये तीनों के तीनों सेम स्टेट में है, तब दिक्कतें नहीं आती थी। दिक्कत कब आती थी, जब ये तीनों में से कोई भी एक जन दूसरे स्टेट में बेस्ड होता था, ठीक है। इंटर स्टेट सेल्स के केस में हमें दिक्कत आती थी। तो क्या दिक्कत आती थी ये भी आप समझो, एक सेकेंड। दिक्कत ये आती थी ना, मान लो कि मैन्युफैक्चर मेरा बैठा है गुजरात में, ठीक है। मैन्युफैक्चर मेरा बैठा है गुजरात में, डिस्ट्रीब्यूटर इज ऑल्सो बेस्ड इन गुजरात, बट ये जो मेरा रिटेलर है ना, मान लो कि ये दिल्ली में है, ठीक है, मान लो ये दिल्ली में है। तो देखो, जब मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करेगा तो मेरा वैट क्या होता था, वैट मेरा स्टेट लेवल पे लेवाई हुआ था, ठीक है। तो जब भी मेरा विद इन स्टेट सेल होता था ना, तो उस पर मेरा स्टेट वैट लगता था, ठीक है। लेकिन जब मेरा दूसरे स्टेट में सेल होता था, मतलब इंटर स्टेट सेल होता था, उस पर मेरा क्या लगता था, सीएसटी लगता था, सेंट्रल स्टेट टैक्स लगता था, ठीक है। सेनवैट भी उसको बोलते थे, मेरा सेनवैट लगता था। अब एक चीज़ समझो कि जब डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को सेल किया तो ये क्या लगाएगा, ये 27 रुपीज़ का क्या है, ये मेरा सीएसटी है, सेनवैट है, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये मेरा सेनवैट है, मतलब सेंट्रल वैट इसको बोलते हैं, ठीक है। जब डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को सेल कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर गुजरात में बट रिटेलर मेरा दिल्ली में बैठा हुआ है, तो इस केस में मेरा सेनवैट लगता था, ठीक है। तो अब इसमें पता है क्या दिक्कत आती थी, ये सेंट्रल वैट हो गया, जब भी दूसरे स्टेट में सेल हो रहा है मतलब मेरा सेंट्रल वैट लग जाता था। लेकिन जब मेरा विद इन स्टेट सेल हो रहा है तब मेरा स्टेट वैट लगता था, जो यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। क्योंकि मैन्युफैक्चर भी आपका गुजरात में है और डिस्ट्रीब्यूटर भी गुजरात में है, तो यहाँ पे मेरा ये जो लग रहा है ये मेरा वैट लगता था, ठीक है। इसके जगह मेरा क्या लगता था, वैट लगता था, ठीक है। ये वैट लगता था, और यहाँ पे मेरा जो लगता था ये मेरा सीएसटी लगता था, ठीक है। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई होता था तो सीएसटी लगता था। तो अब क्या होता था, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 27 रुपये में से अभी जीएसटी में क्या होता है, 27 रुपये जो सेल्स पे है उसमें से डिस्ट्रीब्यूटर 18 रुपये जो उसने मैन्युफैक्चर को परचेज पे दिया है जीएसटी, वो माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर देता था, ठीक है। गवर्नमेंट को पे कर देता है, ठीक है, रिटर्न फाइल करते टाइम। बट जब मेरा सीएसटी था ना, तो यहाँ पे सीएसटी कलेक्ट किया डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को सेल करते टाइम 27 रुपये का, इसमें से वैट, स्टेट वैट कितना लगा हुआ था, स्टेट वैट लगा हुआ था 18 रुपये का, ठीक है। तो ये जो 18 रुपये है ना, ये इसको सेट ऑफ करने नहीं मिलता था, क्योंकि वैट मेरा लगता था स्टेट लेवल पे, बट सीएसटी लगता था मेरा सेंटर लेवल पे, और दोनों का सेट ऑफ अलाउड नहीं था, ठीक है। दोनों का सेट ऑफ अलाउड नहीं था। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर ने 27 रुपये पे किया, ठीक है, 27 रुपये पे किया रिटेलर से कलेक्ट करके, और उसने परचेज पे भी 18 रुपये पे किए। तो यानी यहाँ पे मेरा डबल टैक्सेशन कितने पे हो रहा है, यहाँ पे तो 100 रुपये का कॉम्पोनेंट 150 में इंक्लूडेड है, मतलब 50 रुपये पे मेरा वापस से टैक्स लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, वापस से 50 रुपये पे टैक्स लग रहा है, और डिस्ट्रीब्यूटर पे वो लाइबिलिटी बढ़ के आ रही है। तो इस वजह से क्या होता था कि ये सारी दिक्कतें थी। जब मेरा इंट्रा स्टेट है तब तो आपको सेट ऑफ मिल जाता था। अगर यही मेरा मान लो कि ये भी मेरा गुजरात में होता,
अगर मेरा रिटेलर भी गुजरात में बेस्ड होता ना, अगर ये मेरा रिटेलर भी गुजरात में बेस्ड होता, तब दिक्कत नहीं आती, तब इसको सेट ऑफ मिल जाता। तब ये क्या है, ये भी मेरा वैट है, ठीक है, ये भी मेरा वैट हो गया, ठीक है, और ये भी मेरा वैट हो गया, तब दिक्कत नहीं आती थी, तब ये सेट ऑफ करके रिमेनिंग अमाउंट पे हो जाता था गवर्नमेंट को। लेकिन जहाँ पे आपका बीच में एक जन बेच रहा है आपका स्टेट के बाहर, तो वहाँ पे सीएसटी लग जाता था, और अगर पिछले स्टेज पे वैट लगा हुआ है तो उसमें सीएसटी से वैट का क्रेडिट का सेट ऑफ नहीं मिलता था, सीएसटी भी पे करना पड़ता था, और वैट का अमाउंट तो ऑलरेडी गया ही हुआ है गवर्नमेंट को। मतलब एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट तो कलेक्ट कर रही है वैट, वहाँ से सेंटर भी अलग से आपसे उस पर सीएसटी कलेक्ट करिए, तो यहाँ पे डबल टैक्सेशन होता था। ये सब दिक्कत के कारण ना, जब भी इंटर स्टेट सेल्स होता था तो सेट ऑफ नहीं मिलता था, इस दिक्कत के कारण आपका जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया। जीएसटी के अंदर आपको हर एक स्टेज पे सेट ऑफ मिल जाता है, चाहे आपका आईजीएसटी लग रहा हो, चाहे आपका सीजीएसटी एसजीएसटी लग रहा हो, तो अब वो दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। चलिए लेट्स गो बैक, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई कि क्या दिक्कत होती थी, यही चीज़ आपका यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ठीक है। सर्टेन ट्रांजैक्शंस वर सब्जेक्ट टू डबल टैक्सेशन एंड वर टैक्स्ड एज बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, सिंस अंडर अर्लियर रेजिम डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज वाज ऑफन ब्लर्ड, ठीक है। अंडर अर्लियर टैक्स रेजिम सॉफ्टवेयर वर सब्जेक्ट टू बोथ सर्विस टैक्स एंड वैट, दिस वाज सो बिकॉज बोथ सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज वर इन्वॉल्व्ड एंड देयरफॉर टैक्सेबल इवेंट अंडर बोथ स्टैट्यूट्स रेस्पेक्टिव वैट लॉ एंड सर्विस टैक्स लॉ गॉट ट्रिगर, ठीक है। सेनवैट डिड नॉट इंक्लूड चेन ऑफ वैल्यू एडिशन, ये सब सेम चीज़ें लिखी हैं, तो आप इसको अपने से पढ़ लेना, ठीक है। अदरवाइज नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, मैंने आपको जितना बताया उतना आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ पे आप देख लोगे, सिमिलरली इन स्टेट लेवल वैट सेनवैट लोड ऑन द गुड्स वाज नॉट रिमूव लीडिंग टू कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, कैस्केडिंग मतलब डबल टैक्सेशन, ठीक है। तो डबल टैक्सेशन हो जाता था क्योंकि सेनवैट भी लग जाता था और आपका स्टेट लेवल वैट भी लग जाता था, मतलब सेंटर पे भी वैट लग रहा है और आपका स्टेट पे भी वैट लग रहा है, और दोनों का सेट ऑफ आपको अलाउड नहीं होता था। ओके, चलिए अब एक चीज़ यहाँ पे और समझते हैं। अंडर अर्लियर टैक्स रेजिम इफ गुड्स वर मैन्युफैक्चर्ड फॉर 1000 रुपीज एंड एक्साइज ड्यूटी पेबल वॉज 12.5% and VAT was payable at 14.30%, the billing was being done as under, ठीक है। तो अब देखो कि मेरा डबल टैक्सेशन कैसे होता था, ये हम समझते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे पहले क्या होता था ना कि जब भी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ तो प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर होते ही उस पर लग जाता था मेरा एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। यहाँ पे क्या लग जाता था, एक्साइज ड्यूटी। तो मान लो कि मेरा कॉस्ट प्राइस प्रोडक्ट का था, जो मेरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ उसका कॉस्ट प्राइस मेरा बन के आया 1000 रुपये, ठीक है। उस पर एक्साइज ड्यूटी मेरा लगा 12.5% के हिसाब से, मतलब 125 रुपीज़, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 100, उस पर मेरा 12.5% के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी लग गया 125 रुपये। अब क्या होता था कि जब वो आगे सेल होगा ना वो गुड, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, जब प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया उस पर मेरा तुरंत तुरंत लग गया एक्साइज ड्यूटी। अब जब वो मेरा सेल होगा वो गुड्स, तो अब ये 1125 पे, अब क्या होगा, ये 1125 जो अमाउंट है 1000 प्लस 125 रुपीज़, इस पर वापस से मेरा वैट लगेगा 14.30% के हिसाब से। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो 1000 रुपये पे मेरा 125 का एक्साइज ड्यूटी बन के आया, और फिर मेरा 1125 पे वापस से अगर 14.30% वैट लग रहा है तो मेरा ये 125 रुपीज़, ये 125 रुपीज़ जिस जो एक्साइज ड्यूटी बन के आया था, इस टैक्स पर टैक्स नहीं लग रहा है, इस टैक्स पे भी तो टैक्स लग रहा है। 1125 में ये 125 रुपीज़ इंक्लूडेड है एक्साइज ड्यूटी का, तो मेरा यहाँ क्या हो रहा है, मेरा डबल टैक्सेशन हो रहा है। मतलब ये एक्साइज ड्यूटी पे वापस से मेरा वैट लग के आ रहा है 14.30%, जो नहीं लगना चाहिए। मतलब ये 125 का जो मेरा एक्साइज ड्यूटी बन गया है, इस पर वापस से मेरा वैट लग रहा है, ठीक है। तो मेरा लास्ट में इनवॉइस वैल्यू कितना हो गया, 1285.88। जब वो कस्टमर को सेल होता था ना तो उसका रेट बहुत ज़्यादा हाइप हो जाता था। अब ये तो छोटा अमाउंट है, मान लो कि बहुत बड़ा इनवॉइस वैल्यू हो तो आप समझ लो कि कितना ज़्यादा उस पर इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब अगर यही होता कि 1000 रुपीज़ का आपका कॉस्ट प्राइस आया, ठीक है, उस पर एक्साइज ड्यूटी लगा आपका 12.5% के हिसाब से 125 रुपये, ठीक है, टोटल मेरा आ गया 1125। पर अगर मेरा इस पे जो वैट लगता, अगर मेरा जो इस पे वैट लगता वो मेरा 1125 पे नहीं लगना चाहिए था, वो मेरा कितने पे लगना चाहिए, 1000 रुपीज़ पे, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी पे तो मेरे को वैट वापस नहीं पे करने की ज़रूरत है। आप टैक्स पे टैक्स कैसे पे कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा 1000 रुपीज़ पे अगर ये लग के आता 14.30% के हिसाब से, तो मेरा यहाँ पे 143 रुपीज़ होता और मेरा कितना टोटल बन के आता, 8 हो गया,
ये 1268, पर यहाँ पे मेरा वैल्यू कितना बन के आ रहा था 1285.88। तो मेरा पहले क्या हो जाता था कि मेरा पहले आपका टैक्स पे टैक्स लगता था। तो इस सारे रीजंस के कारण जीएसटी को लाया गया कि आपको पिछले स्टेज का सेट ऑफ मिल सके, ठीक है। वापस से आपका उस पर टैक्स लग रहा है, लेकिन आपको पिछले स्टेज में जो आपने टैक्स पे किया है उसका आपको सेट ऑफ मिल जाता था, ठीक है। तो अब मेरा टैक्स पे टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। जो मैंने एक बार पे कर दिया परचेज पे, उस पर जो टैक्स पे किया उसका मेरे को सेट ऑफ मिल जाता है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई अब क्या हो गया है, अब ये सारी चीज़ें जो दिक्कतें आती थी आपकी एक्साइज ड्यूटी में, सेनवैट में, ये सारी दिक्कतें रिमूव हो गई जब सारे टैक्सेस को मिला के एक यूनिफाइड टैक्स जिसको हम जीएसटी बोलने लगे वो लेके आ गया, मतलब वो लेके गवर्नमेंट आ गई 1 जुलाई 2017 से। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। चलिए, ये सब चीज़ सेम ही लिखा हुआ है, वही कि बहुत सारे टैक्सेस थे, लग्जरी इंटरटेनमेंट विच वर नॉट सबस्यूम्ड इन वैट, इसलिए फॉर अ सिंगल ट्रांजैक्शन मल्टीपल टैक्सेस रिक्वायर्ड होते थे पे करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे को रिप्लेस करके जीएसटी ले आया गया। नाउ दीज आर द सेम थिंग। अब ये सब सेम चीज़ ही लिखा है, तो आप ये सब खुद से पढ़ सकते हो, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं लिखा है, जो मैंने आपको बताया वही सब लिखा है। अब देखो फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी एज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, डुअल जीएसटी, ठीक है। तो जीएसटी को कैसे लेके आया गया, जीएसटी इज मतलब डुअल सिस्टम ऑफ टैक्सेशन क्या होता है, जहाँ पे आपसे सेंटर और स्टेट दोनों टैक्स रिकवर कर दिया, ठीक है। तो अगर आप आईजीएसटी, अगर आप पे इंटर स्टेट सेल्स है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल आप कर रहे हो, तो आपसे आईजीएसटी, आप पे आईजीएसटी लगता है। नाउ आईजीएसटी इज नथिंग बट द सम टोटल ऑफ सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। तो आईजीएसटी भी मान लो कि 100 रुपए पे आपका 18% का आईजीएसटी लगता है ना, तो ये कितना हो गया 118 रुपए, ठीक है। तो ये जो 18 रुपए का मेरा जीएसटी इस पे 18 रुपए का बन के आया, 100 पे 18% के हिसाब से 18 रुपए। अब ये आईजीएसटी का अमाउंट भी ना दो सेंटर और स्टेट में बांट दिया जाता है, सेंटर और स्टेट में बांट दिया जाता है। यहाँ पे मेरा हो गया 9 रुपए और यहाँ पे हो गया 9 रुपए, ठीक है। तो ये सिस्टम लेके आया गया, और इंट्रा स्टेट सेल होता है तो आपका सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, तो उसमें तो ऑब्वियसली सीजीएसटी सेंटर को चला गया और एसजीएसटी आपका स्टेट को चला गया। तो इन एनी केस आपका जीएसटी एक डुअल टैक्स होता है, जहाँ पे आपका सेंटर और स्टेट में साइमल्टेनियसली इक्वली डिवाइड हो जाता है टैक्सेस, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, इंडिया अडॉप्टेड अ डुअल जीएसटी मॉडल इन व्यू ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ country, consequently center and state simultaneously levy GST on taxable supply of goods and services or both, which takes place within a state or UT, ठीक है। Thus tax is imposed concurrently by the center and the state simultaneously tax goods and services. Now the center also has power to tax intra-state sales and states are also empowered to tax services. GST extend होता है whole of India में, and it also covers जम्मू एंड कश्मीर। बहुत सारे टैक्सेस ऐसे होते हैं ना जो पूरे इंडिया में अप्लाई होते हैं, बट जम्मू एंड कश्मीर में एक्सटेंड नहीं होता है। पहले जब सर्विस टैक्स था तो वो पूरे इंडिया में लगता था एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, बट जब जीएसटी लेके आया गया तो उसमें जम्मू एंड कश्मीर को भी इंक्लूड कर लिया गया। सो जीएसटी एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर नाउ। ओके, आई होप दिस इज क्लियर कि डुअल जीएसटी का मतलब क्या होता है, कि मतलब सेंटर और स्टेट दोनों आपसे जीएसटी कलेक्ट करती है कोई भी ट्रांजैक्शन पे। नाउ द सेकेंड इज, एक सेकेंड। Now the second thing is GST is a destination based tax applicable on transaction involving supply of goods and supply of services for a कंसिडरेशन। चलो इसको इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स? एक तो हमने समझा था कि जीएसटी इज़ अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, दैट मीन्स द फाइनल कंज्यूमर बियर्स द बर्डन, वो कंज्यूम करता है प्रोडक्ट को या सर्विसेज को, इसीलिए जीएसटी को हम कंजम्पशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं। नाउ द अदर टर्म इज दैट जीएसटी इज ऑल्सो कॉल्ड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अब इसको समझते हैं कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब क्या हो गया। देखिए, पता है दिक्कत कहाँ आ रही थी जीएसटी लाने के बाद? दिक्कत कब आती थी कि मान लो कि कोई सप्लायर है पंजाब का, ठीक है, पंजाब का सप्लायर है, ओके, और उसने सेल कर दिया दिल्ली में गुड्स को, ठीक है। पंजाब में सप्लायर है, उसने सेल कर दिया दिल्ली में गुड्स को, रिसिपिएंट मेरा कहाँ पे बैठा हुआ है? दिल्ली में बैठा हुआ है, ठीक है। तो दिक्कत ये होती थी ना कि ये जो पंजाब की जो स्टेट गवर्नमेंट है, पंजाब की जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो बोलती थी कि जो एसजीएसटी का पोर्शन होता है, चाहे आपका यहाँ पे तो आईजीएसटी लगेगा, लेकिन आईजीएसटी का एसजीएसटी का पोर्शन तो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। तो एसजीएसटी वाले पोर्शन पे पता है दिक्कत क्या होती थी कि
पंजाब का स्टेट गवर्नमेंट बोलता था कि भाई क्योंकि पंजाब का सप्लायर है तो जीएसटी का अमाउंट मेरे को मिलना चाहिए, ठीक है, जो एसजीएसटी का अमाउंट है जीएसटी का, वो एसजीएसटी कंपोनेंट मेरे को मिलना चाहिए। और दिल्ली की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बोलती थी क्योंकि रिसिपिएंट इसका है, रिसिपिएंट मेरा दिल्ली का है, तो दिल्ली स्टेट को मतलब दिल्ली के गवर्नमेंट को मिलना चाहिए एसजीएसटी का कंपोनेंट, ठीक है। तो क्या होता था कि गवर्नमेंट के बीच में दो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में लड़ाई होती थी कि सप्लायर तो मेरा है इधर का पंजाब का, तो मिलना तो चाहिए सप्लायर को, ठीक है, सप्लायर मतलब मिलना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, लेकिन दिल्ली की गवर्नमेंट बोलती थी कि रिसिपिएंट तो भाई है दिल्ली का, तो मिलना तो मेरे को चाहिए जीएसटी का कंपोनेंट, ठीक है, जो स्टेट का कंपोनेंट एसजीएसटी का कंपोनेंट है वो मेरे स्टेट को मिलना चाहिए। तो इसमें इसके लिए प्रोविजन लाया गया कि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होगा, ठीक है। तो यानी कि जो आप सप्लाई कर रहे हो ना, जो आप सप्लाई कर रहे हो, तो जिस स्टेट में वो अल्टीमेटली जाके मूवमेंट ऑफ गुड्स आपका कंप्लीट हो रहा है, उस स्टेट की गवर्नमेंट को एसजीएसटी का कंपोनेंट मिलेगा। तो यहाँ पे किसको एसजीएसटी का कंपोनेंट मिल जाएगा? दिल्ली की गवर्नमेंट को एसजीएसटी का कंपोनेंट मिल जाएगा, ना कि आपका पंजाब के गवर्नमेंट को मिलेगा, ठीक है। तो इस दिक्कत के कारण ये प्रोविजन लाया गया कि जीएसटी विल बी अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जहाँ पे भी मूवमेंट ऑफ गुड्स बंद मतलब खत्म होगा, उसको उस स्टेट गवर्नमेंट को एसजीएसटी का पोर्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली के स्टेट गवर्नमेंट के पास जीएसटी का अमाउंट चला जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब यही सब चीज़ बहुत ही डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हो, कोई भी हार्ड एंड फास्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे एक और चीज़ समझना कि देखिए जो भी स्टेट्स होते हैं ना वो आपके एसजीएसटी लेवाई करते हैं, ठीक है। स्टेट में क्या लेवाई होता है? एसजीएसटी लेवाई होता है, ठीक है। और जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं ना, जो हमारे यूनियन टेरिटरीज होते हैं, इंडिया में 7 यूनियन टेरिटरीज है, जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं वो यूटीजीएसटी लेवाई करते हैं। वो क्या लेवाई करते हैं? यूटीजीएसटी लेवाई करते हैं। नाउ अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज होते हैं जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर होता है, और बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज होते हैं जहाँ स्टेट लेजिस्लेचर नहीं होता है। तो दिल्ली इज़ द वन, दिल्ली स्टेट इज़ द वन विथ दिल्ली इज़ अ यूनियन टेरिटरी, और इसमें क्या है? इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी विथ स्टेट लेजिस्लेचर, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है। तो जहाँ जिस भी यूनियन टेरिटरी में स्टेट लेजिस्लेचर होगा वहाँ पे यूटीजीएसटी के जगह एसजीएसटी चार्ज होता है, ठीक है। वहाँ पे यूटीजीएसटी के जगह अदर स्टेट्स की तरह एसजीएसटी ही चार्ज होता है, बट द यूनियन टेरिटरीज विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर्स, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे आपका यूटीजीएसटी चार्ज होता है, ठीक है। तो स्टेट में तो स्टेट एसजीएसटी चार्ज होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यूनियन टेरिटरीज विथ स्टेट लेजिस्लेचर, जहाँ पे विधानसभा होती है, वहाँ पे आपका एसजीएसटी चार्ज होता है, बट द यूनियन टेरिटरीज विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर, वहाँ पे आपका यूटीजीएसटी चार्ज होता है, ठीक है। अलॉन्ग विथ सीजीएसटी तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है, ठीक है। मैं एसजीएसटी को इंटरचेंजेबली यूटीजीएसटी से रिप्लेस किया जाता है इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। चलिए इतना ही था, इसमें और कुछ मेजर है नहीं। चलिए नीचे चलते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो हमारा जीएसटी में एचएसएन कोड और एसएससी कोड करके होता है। तो आप जो भी इफ़ यू आर अ सप्लायर ऑफ गुड्स, तो वो गुड्स का ना एक HSN वाइज आपका कोड लगता है। नाउ व्हाट इज HSN कोड? हार्मोनाइज नोमेनक्लेचर सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है? HSN कोड में आपका हर एक गुड्स का एक HSN कोड होता है और हर एक सर्विस का एक SSC कोड होता है। नाउ दैट HSN और दैट SSC कोड्स डिटरमाइन कि आपका उस गुड्स या उस सर्विस पे किस रेट पे GST लगेगा, ठीक है। तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन लेने जाते हो ना, तो अगर आप कोई सप्लायर ऑफ गुड्स हो, तो आप जो भी गुड्स के सप्लाई के लिए या सर्विस के सप्लाई के लिए रजिस्ट्रेशन लेते हो, तो एटलीस्ट आपको मिनिमम उस टाइम पे मिनिमम 5 SSC कोड या 5 HSN कोड डालना होता है। उससे आपका डिटरमाइन होता है कि वो गुड्स और सर्विस पे आपका किस रेट पे टैक्स GST का रेट एप्लीकेबल होगा, ठीक है।
तो HSN is used for classifying the goods under GST. Chapters referred in rate schedule for goods are the chapters of the first schedule to Customs Tariff Act 1975. A new scheme of classification of services has been devised wherein services of various description has been classified as various sections, headings and groups. Each group consists of service codes जिसको हम SSC code बोलते हैं, ठीक है. तो in case of goods आपका HSN code होता है and in case of services आपका SSC code होता है. अब HSN code और SSC code registration के टाइम पे आपको देना होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट जब भी आप GSTR1 अपना रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाई जो होता है जब आप वो फाइल करोगे तो उसमें भी आपको HSN वाइज गुड्स मतलब HSN वाइज सेल जो भी आप कर रहे हो उसका HSN वाइज आपको डिस्क्लोज करना होता है, ठीक है. तो वो सब तो हम आगे के जब हम रजिस्ट्रेशन वाला देखेंगे, जब हम रजिस्ट्रेशन का सेशन देखेंगे प्रैक्टिकल, और जब हम GSTR1 का सेशन देखेंगे तो हम उसमें इसको वापस से देखेंगे कि हमारा कैसे HSN वाइज रिपोर्टिंग होता है. ओके, चलिए अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे. रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट हम रजिस्ट्रेशन के ही चैप्टर में, क्योंकि इसका एक डिटेल्ड अलग से चैप्टर है तो यहाँ पे डिस्कस करके फ़ायदा नहीं है. अब एक और चीज़ समझो कि देखो हमारा दो तरह का सेल्स होता है, एक B2C होता है, एक हमारा B2B होता है. ना व्हाट इज़ B2B? मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मैं जिसको सेल कर रही हूँ सामने वाला भी रजिस्टर्ड है GST के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं B2B सेल्स. दैट मीन्स बिजनेस टू बिजनेस. अब मेरा अगर सामने वाला कोई कस्टमर है जो कि अनरजिस्टर्ड पार्टी है, जिसके पास GST का रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो नॉर्मल कस्टमर्स होते हैं वो हमारे उसको ही हम B2C सेल्स बोलते हैं. मतलब मैं बिजनेस हूँ, मैं कोई नॉर्मल कस्टमर जो कि मेरा रजिस्टर्ड नहीं है GST के अंदर, उसको सेल कर रही हूँ कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस, तो दिस इज माई B2C सप्लाई. एंड इन केस इफ द रिसिपिएंट जिसको मैं सर्विस या फिर गुड सेल कर रही हूँ वो अगर कोई बिजनेस एंटिटी है, रजिस्टर्ड है जो GST के अंदर, जिसके पास GST का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उस सेल्स को, उस ट्रांजैक्शन को हम B2B सप्लाई बोलते हैं, ठीक है. तो जब आपका कोई B2B सप्लाई है ना, मतलब रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड पर्सन, उस केस में आपको HSN वाइज अपने सेल्स का रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी हो जाता है इन योर GSTR1 एंड ऑल्सो इन योर GSTR9, ठीक है. लेकिन जब आपका बस B2C, मैं क्या बोल रही हूँ, जब आपका बस B2C सेल्स है, B2B नहीं है, ठीक है, बस आपका B2C सेल्स है और आपका वो सेल्स अप टू 5 करोड़ है, और वो सेल्स आपका क्या है, अप टू 5 करोड़ है, तब आपको HSN वाइज समरी देने की ज़रूरत नहीं है. बट अगर आपका B2C प्लस B2B दोनों सेल्स है तो आपको B2B के लिए तो HSN वाइज रिपोर्टिंग देना मैंडेटरी है. पर अगर आपका B2C सेल्स एक्सीड नहीं कर रहा है 5 करोड़, देन आप B2C का HSN वाइज रिपोर्टिंग छोड़ सकते हो, ठीक है. और अगर बस आपका B2C सेल्स है अप टू 5 करोड़, देन यू आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम रिपोर्टिंग HSN वाइज आउटवर्ड सप्लाईज इन योर GSTR1 और योर GSTR9, ठीक है. तो यानी मैंने क्या बोला, इन समरी अगर आपका B2B सेल्स अगर एक भी है तो आपको HSN वाइज उसका रिपोर्टिंग करना है. अगर आपका B2C सेल्स है अप टू 5 करोड़ है तो आपको HSN वाइज रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी नहीं होता है इन योर GSTR1 एंड ऑल्सो इन योर एनुअल रिटर्न, दैट इज GSTR9, ठीक है. चलिए, आई होप दिस इज़ क्लियर. अब रजिस्ट्रेशन वाला हम रजिस्ट्रेशन के क्लास में डिटेल में इसमें डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे बात करके कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है. तो आई एम लीविंग दिस रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट राइट नाउ, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिटेल में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में कवर्ड होंगी. ओके, देन कॉम्पोजिशन ऑल्सो इज कवर्ड इन द चैप्टर ऑफ कॉम्पोजिशन, ठीक है. एग्जेम्पशन वाला के चैप्टर में कवर्ड है. सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट में कुछ नहीं लिखा है, वही लिखा है कि ITC कैसे कैसे हर स्टेज पे हमें मिलता है, ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो नॉट रेलिवेंट नाउ. ये सारे जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं वो सेम आप एक बार देख लेना. दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स है. इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट, ये सब यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, तो यू कैन सी बाय योर ओन सेल्फ. अब यहाँ पे कुछ भी आपका इम्पॉर्टेंट मेरे को दिख नहीं रहा है, ठीक है. यहाँ पे ई-वे बिल, ये सब चीज़ हम आगे चल के समझेंगे, तो ये सब मेरा कुछ भी यहाँ पे अब इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है. तो ये सारा आप खुद से पढ़ सकते हो. कोई पुरानी बातें ये सब लिखी हुई है, कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम हो गए, ये सब हमने जिस्ट में पढ़ी लिया है, तो दीज आर नॉट दैट रेलिवेंट फॉर यू. आपको इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है. बाकी ये सब आप खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है. तो ये हमारा सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. दिस वाज आवर इंट्रोडक्शन टू GST. जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो भी आपको जानने की ज़रूरत थी, वो सब कुछ मैंने इसमें कवर कर लिया है, ठीक है. तो अब मैं जैसे जैसे आपके सेशंस लेते जा रही हूँ ना, आप ट्राई करना कि हर एक सेशन के बाद आप 10 मिनट का नोट्स पढ़ लो इसको, तो आपको चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी, ठीक है. तो जैसे अभी आपने ये सारा कुछ सुना है, तो एक बार आप जल्दी से गो थ्रू कर लोगे ना, मतलब मुश्किल से 5-10 मिनट आपको
लगेंगे। एक बार आप नोट्स गो थ्रू कर लोगे तो आपको चीज़ें और क्लैरिटी से समझ आ जाएंगी, ताकि आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाए तो आपको बहुत ज़्यादा आपका बेस स्ट्रांग होता चला जाए। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें बहुत ही क्लियर हुई होंगी, एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू एक्सप्लेन इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट मोर इन्फॉर्मेटिव सेशन में, और इसके आगे हम बात करेंगे और भी चीज़ों पे। तो आई होप यू फाउंड दिस सेशन वेरी यूजफुल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड या कीप अपस्किलिंग, कीप लर्निंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड टेक केयर।